नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले हिस्से का आज एनालिसिस करेंगे। इसके बाद न्यूज़पेपर वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे। तो आज एडिटोरियल में देखा जाए तो दो बड़े आर्टिकल की यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। पहले नंबर का आर्टिकल हम देखने वाले हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली ये रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यदि हम साथ में लेकर के चलते हैं तो, क्योंकि हमारे 1990 की जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब आने वाले समय में नई एजुकेशन पॉलिसी हम देखने वाले हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि कैसे करके बचपन से ही बच्चों में हम स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो स्किल डेवलप यदि करना है तो बच्चों को कुछ सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, चाहे म्यूज़िक हो, डांसिंग हो या फिर कोई अन्य कार्य हो। हर कार्य के लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में रहेगा। मतलब अब ये बच्चों के ऊपर रहता है कि वो कैसे करके इन एक्टिविटी को मैनेज करेंगे। तो ये जो क्रेडिट स्कोर दिया जा रहा है इसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सेकंड वाला जो हमारा आर्टिकल है ये पार्टिकुलरली हमारा जुड़ा हुआ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से। नॉर्मली हम हमारे देश में इंसॉल्वेंसी देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, ठीक है, लोन ले लिया है, भाग गया है वो दूसरे देश, हमारे देश का ही नागरिक था। लेकिन अब आज के समय में ऐसा हो रहा है, सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो एक देश की कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब यहाँ की जो कंपनी है उसने भारत में बिजनेस करने के लिए भारत वाला से भी लिया है पैसा, उस देश से भी उसने पैसा लिया है। अब दोनों देश कैसे करके हैंडल करेंगे, क्योंकि वहां पर भी पैसा फंस गया है, यहाँ पर भी पैसा फंस गया, पैसा मिल नहीं रहा है, कैसा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की चर्चा करने वाले हैं। पार्टिकुलरली जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं इनको कैसे करके हम व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण, साथ ही साथ नॉलेज को सृजनकारी शैक्षणिक गतिविधियों के बीच में बैलेंस हम बना सकते हैं। किसके किसके बीच में? व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण, साथ ही साथ में नॉलेज सृजनकारी शैक्षणिक गतिविधि, ऐसी गतिविधि जिनसे नॉलेज का निर्माण हो रहा है, ऐसी गतिविधि के बीच में, साथ ही साथ जो वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग है, इन सब के बीच में कैसे करके बैलेंस बना के हम चल सकते हैं, इसके बारे में 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। तो जब भी हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं हमारी क्रेडिट सिस्टम के बारे में, तो सीधे सीधे नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर आ जाती है। तो जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसकी कहना चाहिए कल्पना करी गई है। कल्पना को हम आसान शब्दों में यदि देखें ना, जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यदि उसको इंटरेस्ट है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, डांस के सेक्टर में, सॉन्ग के सेक्टर में या फिर किसी अन्य सेक्टर में अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरा स्किल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ मुझे उसके लिए अलग से क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा और ये काम मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करूँगा। कोई एकदम कंपलसरी मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्म किए गए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। उन्हीं में से एक रिफॉर्म हमको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तौर पर देखने को मिला है। शॉर्टकट में इसको NCRF बोला जाता है। इसके अंतर्गत फ्लेक्सिबल टेम्पलेट हम लेकर के आए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, जो कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हायर हो, वोकेशनल हो, स्किल एजुकेशन, सब के लिए हमने फ्लेक्सिबल टेम्पलेट लेके आए हैं।
इस सिस्टम के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र किया जाता है। एनसीआरएफ का यूज़ करते हुए हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक यूनिफाइड एक्यूमुलेशन देते हैं, साथ ही साथ ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट्स को अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, इसमें स्किल एजुकेशन सिस्टम भी शामिल है। अब हम ये देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दी गई है, मतलब आपको आज़ादी ज़्यादा दी गई है। इसके अंतर्गत बच्चों को क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मिल रहा है मतलब आप ये समझ लो 5 नंबर 10 नंबर दिए जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करते हैं एनसीआरएफ को, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो क्रेडिट को अर्न करते हैं अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, एंड कब उनको दिया जाता है? जब उनका असेसमेंट किया जाता है। इसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके लिए बहुत सारे स्किल हो सकते हैं। कौन कौन से स्किल हो सकते हैं? जैसे कि क्लासरूम में टीचिंग में आप अच्छे हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। लेबोरेटरी वर्क है, अडल्ट टिंकरिंग लेबोरेटरी है, रिसर्च प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स, स्पोर्ट गेम्स, योगा है, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट, सोशल वर्क है, नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स, नेशनल सर्विस स्कीम एक्टिविटी, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन, माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है और बदले में आपको इनके लिए मार्क्स भी मिलने वाला है। ये व्यवस्था करी गई है सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है बच्चों को। एनसीआरएफ के माध्यम से जो अननर्व्ड कुछ जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमको देखने को मिलती है कहाँ पर? कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, उनको कम करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब यहाँ पर बच्चों को आज की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है। आज के समय में तेज़ी से इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, इसीलिए एनसीआरएफ हम लेकर के आए हैं, क्रेडिट सिस्टम लेकर के आए हैं, ताकि इन इंस्टीट्यूशंस को याद दिला सकें कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनिए आज के टाइम के हिसाब से। साथ ही साथ करंट एंड फ्यूचर की हम रिक्वायरमेंट देख लें कि भाई आने वाली जॉब कैसी रहेगी, वर्तमान में किस जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भी हमको बच्चों को स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा उनकी कैपेसिटी को कि वो अडाप्ट कर सकते हैं नई सिचुएशन को एंड ब्रिज करेंगे स्किल मिसमैच को, स्किल गैप को। इससे क्या होगा? बच्चों का जो करियर है ना वो खराब नहीं होगा। अब any view that HEIs should remain the place for the sole purpose of training student। किसी के भी मन में यह आ जाएगा कि मैं यदि हायर एजुकेशन ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं खाली ट्रेनिंग के हिसाब से ही ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बच्चे नॉलेज को प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन ये जो नॉलेज प्रोड्यूस किया गया है वो आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं आज के समय में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं कि नॉलेज की कमी नहीं है, अभी भी यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्किल से आउटडेटेड हो चुके हैं या फिर उनके पास स्किल की कमी नहीं है। ये चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आज के समय में बच्चा 10,000 15,000 खर्चा करके DCA या फिर PGDCA करता है, ठीक है, और उसमें वो क्या चीज़ सीख पाता है? ज़माना कोडिंग का चल रहा है और यहाँ सरकार DC PGDCA का कोर्स करा के भर्ती के फार्म निकाल देती है कि इसमें PGDCA चाहिए, DCA चाहिए। कोई मतलब का नहीं है वो। ITI में पूरे साल भर प्रैक्टिकल कराते हैं, फाइल से घिसा के घिस के जॉब बनवाओ, बस हो गया। इसके अलावा दूसरा कोई प्रैक्टिकल ही नहीं करवाते हैं, जो कि कोई मतलब का नहीं है।
बहुत ही कम ऐसे कंडीशन आएगी जहाँ पर बच्चों को जॉब बनाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो सब के सब जो है कंपनी में जा कर के प्रोडक्शन वाली लाइन में रहते हैं या फिर मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो वहाँ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ का काम और आज के समय में फैक्ट्री के काम में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए आज के समय में आज के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट। किसकी यहाँ पर अब चर्चा हो रही है? यहाँ पर अब मल्टी डिसिप्लिन की बात हो रही है। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने ITI किए हैं एग्जाम्पल के तौर पर फिटर से, लेकिन आपको इलेक्ट्रीशियन का भी काम आना चाहिए, टर्नर का भी काम आना चाहिए, बिल्डर का भी काम आना चाहिए। ऐसे एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात भी बोली जाती है कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ना है, जिसको शॉर्टकट में मेरू कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इस प्रकार की जो संस्थाएं रहती हैं वो एक प्रकार से नर्सरी की तरह काम करती हैं बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए। फिर भी देखा जाए इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम इनको ऐसे नहीं देख सकते हैं एंड इन इटसेल्फ कि बस यहीं तक आप अपने आप को ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो कि फोकस करती हैं वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके। जब कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर लेता है, प्रैक्टिकल स्किल हासिल कर लेता है फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम के माध्यम से, तो हम ये सोचते हैं हमारा जो हायर एजुकेशन है वो बच्चे के लिए एक प्रकार से टूल की तरह काम कर रहा है, वो अब अपनी सोशल मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो इस प्रकार से भी हमको इसको देखने की ज़रूरत है। अब हम वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो एक संस्थान दूसरे संस्थान से अलग हो सकता है क्योंकि वो अलग कोर्स करा रहा है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि जोर देते हैं किस किस चीज़ के ऊपर? वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, फंडामेंटल रिसर्च, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल परस्यूट, इंश्योर दैट नॉलेज प्रोडक्शन, स्किल ट्रेनिंग। इन सब चीज़ों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कॉमन दिखाई देती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाएंगे तो इनके ऊपर संस्थाएं फोकस करेंगी। बॉटम लाइन की यदि हम बात करें, जो लोग एक्वायर कर रहे हैं वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, अब ऐसे लोग जो कि व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं जितने वे लोग जो नया ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जो होते हैं अलग होते हैं, ठीक है। यदि आप साइड में रह कर के भी कुछ ऐसी खोज कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी वैज्ञानिक ने वो चीज़ बनाया है तो उससे आप कम हो जाएंगे। आप ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल के माध्यम से भी आप उन्हीं के बराबर हो जाते हैं। इसलिए किसी एक पर गलत तरीके से जोर देना या फिर उसका उपहास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो हम क्रेडिट सिस्टम लेकर के आए हैं ये हायर एजुकेशन सिस्टम की मदद करता है ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग और नॉलेज जनरेटिंग एकेडमिक परस्यूट के बीच में बैलेंस जो आ रहा है, जो गैप आ रहा है, उसको हम फुलफिल कर सकें या फिर पूरा कर सकें। अब हम चाहते हैं कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति और प्रौद्योगिकी नेता के रूप में उभरे, तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड स्किल बेस्ड जो हमारा करिकुलम है, इन सब को इंटीग्रेट करके हमारे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में हमें जोड़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे देश में खुद यदि हम बात करें दिवालियापन की, कि भाई किसको दिवालिया घोषित किया जा सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लोन लिया है और अब वो अपना लोन नहीं पटा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको दिवालिया या फिर इंसॉल्वेंसी घोषित किया जाता है। भारत में देखा जाए IBC कानून के माध्यम से इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है।
आईबीसी में शुरुआत में आईबीसी के जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो हमारे देश में आया था, वो कहता है कि 180 दिन तक हम वेट करते हैं, ठीक है, 180 दिन तक वेट करते हैं एंड इसको बाद में 90 डे का एक्सटेंशन दे दिया गया था। बाद में ये जो डेडलाइन है इसको अमेंडमेंट करके 330 डेज कर दिया गया है। तो आप लगभग ये समझ लीजिए कि साल भर तक सरकार वेट कर रही है, बैंक वेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या हो सकती है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है, चाइना की कोई कंपनी है, वो चाइना से भी लोन ली है, इंडिया में आई है, इंडिया से भी लोन ली है। अब उस कंपनी से कैसे करके पैसा वापस किया जा सकता है, कैसे करके उसकी संपत्ति को बेच करके चाइना भी अपना हिसाब किताब बराबर कर लेगा, इंडिया भी अपना हिसाब किताब बराबर कर लेगा, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड हमारे देश में क्या कानून है, कैसे करके हम चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, मेनली इसी चीज़ पर फोकस करता है कि कैसे करके दोनों देश, कहना चाहिए, इस चीज़ से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, किस प्रकार के कानून की हमें ज़रूरत है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमा पार दिवालियापन, मतलब ये उन कंपनियों से जुड़ा एक मामला होता है, वित्तीय संकट का मामला होता है, जिनकी एसेट या फिर लेनदारी एक से ज़्यादा देश में है। जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया कि एक कंपनी है, उसने चाइना से भी लोन ली है, तब जाके वो वहाँ खड़ी हुई है, इसके बाद वो इंडिया भी आ गई है और इंडिया के बैंक से भी वो पैसा ले रही है। इस मामले में कई सारे न्यायालय में उसकी संपत्ति हो गई है, एसेट हो गई है, उसकी देनदारी हो गई है। तो इन कंपनियों के समाधान के लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशों में मौजूद कंपनी की संपत्ति, उसके लेनदार और उसके दावों की पहचान की जाती है। इसके साथ ही विभिन्न देशों की अदालतों के बीच में क्या किया जाता है, बैलेंस भी स्थापित किया जाता है, बातचीत करी जाती है, तब जाकर के केस को निपटा पाते हैं। तो एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के जो कानून होते हैं किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है। यदि इस प्रकार के कानून हम ला लेते हैं तो इससे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को बेहतर तरीके से हम डील कर सकते हैं और चाइना और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो भी बेहतर हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये बेहतर हो सकता है। हमें इंटीग्रेट करना है क्रॉस बॉर्डर रिजीम का, किसमें, नेशन के लीगल इकोसिस्टम में। क्रॉस बॉर्डर की जो कल्पना है ना, वो हमारे देश के कानून में ही अंतर्निहित होना चाहिए, ताकि इंसॉल्वेंसी के जो कानून हैं हमारे, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकें और भी ज़्यादा मजबूत हो सकें। ये जो होती है, ये हमें एक लीगल सर्टेनिटी दे देती है, कानूनी तौर पर एकदम हम निश्चिंत हो जाते हैं। दे आल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ट्रेडिंग एंटाइटिटीज़, साथ ही साथ जो ट्रेडिंग एंटाइटिटीज़ है उनके हेल्थ को भी ये कानून बेहतर बना सकते हैं, जिनके क्रॉस बॉर्डर में ऑपरेशन चल रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, दोनों में भारत को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे देश में कुछ मॉडर्न टाइप के कानून आना चाहिए, हमें कुछ मॉडल कानून लाने की ज़रूरत है। ऐसे कानून जो कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को डील कर रहे हैं। अब जैसे कि इस बारे में यूनाइटेड नेशंस भी काफ़ी आगे आया है, बहुत सारे प्रयास उसकी तरफ से किए गए हैं। 1990 के दशक से ही हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UNCITRAL, UNCITRAL, इसने समर्थन किया था कि आप इम्प्लीमेंट करिए हमारे मॉडल लॉ को, जिसको डेवलप किया गया था 4 पिलर के आधार पर। 4 पिलर कौन कौन से हैं? एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सब देशों को यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि एक्सेस
रिकॉग्निशन, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इन सब के माध्यम से आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को ठीक ठाक करिए। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को आप ख़त्म करने की कोशिश करिए। हालांकि देखा जाए कुछ अन्य देश हैं जो कि इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं और भारत भी सोचा है कि हम भी थोड़ा सा इस मामले में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कंट्री, उनमें इंडिया भी शामिल है। हम खुद हमारे देश में बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी लेकर के आए थे, ठीक है। ये कमेटी वाइल ड्राफ्टिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016, इस कमेटी ने बोला था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन एडॉप्शन इसका बहुत स्लो चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। हम मॉडल लॉ की तो बात करते हैं, लेकिन UNCITRL के हिसाब से देखा जाए अभी तक 60 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। भारत में कुछ मॉडर्न कानून आ सकते हैं और ये मॉडर्न कानून उस कंपनी से पैसा की वसूली करेंगे या फिर उसको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे कि भाई आप थोड़ा खड़े होइए, बिजनेस करिए और हम लोगों से जो आपने पैसा लिए हो उसको आप वापस करिए। तो क्या भारत ऐसे कुछ कानून ला सकता है? हालांकि देखा जाए इंडिया खुद अडॉप्ट करने वाला है मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर बैंक्रप्सी कोड को। बहुत सारी कमेटी हमारे देश में बनाई गई थी और उन्होंने इस चीज़ का रिकमेंडेशन भी दिया था, लेकिन रिकमेंडेशन देने से ही कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी 2024 में जब बजट पेश किया गया था तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का आपने उल्लेख किया, लेकिन पैसा नहीं डाला है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ लागू नहीं हो सकती इतने जल्दी से। अभी भारत कैसे करके डील कर रहा है? प्रेजेंट टाइम में इंडिया भरोसा करता है, इंडिया के पास में लिमिटेड प्रोविज़न है, मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से केस बाय केस बेस पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को हल करने की कोशिश करता है, जो कि काफ़ी पर्याप्त माना जाता है। कुछ और कानून हैं जो कि भारत में पैरेलली चल रहे हैं, जो कि इस प्रकार के केसेस को डील कर रहे हैं। यदि हम कुछ लास्ट के कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने एग्जीक्यूट किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, एंड इन्हीं के कुछ इक्विवेलेंट जो चल रहे हैं वो सभी चल रहे हैं। इन्हीं में ना इस सब मुद्दे को देख लिया जाता है भारत में, लेकिन ऐसे से चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि कानूनी तौर पर आप इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। अन्य देशों के साथ हम कुछ समझौता भी किए हैं। हम यदि कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंडिया ने साइन किया है इस प्रकार के एग्रीमेंट 54 से भी ज़्यादा देशों के साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बताता है कि जो FTA है एज ए अरेंजमेंट बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर on substantial trade with scope of covering areas such as intellectual property rights and investment। तो मिनिस्ट्री का कहना है कि जो FTA एग्रीमेंट हम कर रहे हैं ना दो देशों के बीच में, इसमें हमने टैक्स को कम कर दिया है। वो देश भी कम टैक्स लगाएगा, हम भी टैक्स कम लगाएंगे, या फिर दोनों ही टैक्स फ्री कर देते हैं कुछ कुछ आइटम के लिए। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं FTA के माध्यम से। इसके बाद CEPA, ठीक है, CECA की बात करें, सेपा की हम बात करें, मतलब कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात कर लें या फिर कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात कर लें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सरकार कहती है कि हम इनको डिस्क्राइब करते हैं और भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड एग्रीमेंट होते हैं ये, चाहे वो कोई भी गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, while including broader areas such as trade facilitation and cooperation। इसके अलावा भी कुछ ब्रॉड एरिया हो सकते हैं इसमें, जैसे कि कैसे करके ट्रेड को आसान बनाया जाएगा, कैसे करके दोनों देश आपस में कोऑपरेशन करके ट्रेड करेंगे, इनके ऊपर यहाँ पर चर्चा होती है। इंसॉल्वेंसी प्रोविज़न की यदि हम बात करें तो FTA जो कानून चलता है ना दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उसमें इंसॉल्वेंसी के कानून की हमको कहना चाहिए अभाव देखने को मिलता है। FTA तेजी के साथ में बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ में, सेपा कानून, सेपा एग्रीमेंट बढ़ते जा रहे हैं।
ट्रेड में इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसके बावजूद भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के जो प्रोविज़न हैं एफटीए में हमको देखने को नहीं मिलते। एफटीए का तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप रहता है, लेकिन जो सेपा और जो सीईसीए होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी एम्बिशियस एंड लुक एट डीपर रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड के हिसाब से हमको दिखाई देते हैं। करंट की जो कंडीशन है भारत उसको कैसे करके डील करता है, तो जो ज़्यादातर हम जनरल डिस्प्यूट या फिर ट्रेड रेमेडी क्लॉज के माध्यम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड हम ये कह सकते हैं कि जो एफटीए एग्रीमेंट किए गए हैं इसी से ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, और इसी से ही क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को हम थोड़ा बहुत हैंडल कर पाते हैं। हम जो है 4 नए एफटीए अभी तक साइन कर चुके हैं 2021 से 2024 के बीच में। तो इंडिया काम कर रहा है कुछ सिमिलर एग्रीमेंट के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे जो कंट्री हैं हमारे साथ में आएंगे और इससे रिलेटेड कानून में बातचीत होगी। ये चीज़ का उल्लेख किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2024 में। इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेशन की बात करी जाती है क्रॉस बॉर्डर प्रोविजंस को। मतलब ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रोविज़न किए गए हैं उनमें हमें इंटीग्रेशन लाने की ज़रूरत है। कैसे करके उनको हम एक साथ ला सकते हैं। यदि हम प्रेजेंट फार्म के हिसाब से देखें, बहुत सारे जो हम एग्रीमेंट किए हैं ये कैप्चर करते हैं डिस्प्यूट को। डिस्प्यूट होते रहता है, यहाँ तक कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा होता है, लेकिन सब चीज़ में हम इंसॉल्वेंसी को ध्यान से हटा देते हैं। यदि जो सेपा के कानून होते हैं इनको हम कॉन्सेप्चुलाइज कर देते हैं कि वो कैप्चर करे डीपर रेगुलेटरी एस्पेक्ट को, तो फिर इसमें आप इंसॉल्वेंसी डायमेंशन को क्यों नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है। हालांकि देखा जाए ये जो खाली जगह हमको दिखाई दे रही कि यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, ये ना केवल बायलैटरल रीजनल एग्रीमेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती हैं वहाँ पर भी हमको दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ पर हमको एक्सप्लिसिट डिस्कशन, मतलब बेहतरीन डिस्कशन नहीं, चलते फिरते वाली हम बात कर रहे हैं कि चलते फिरते ही यहाँ पर बात होती है, जो कि फ्यूचर की ट्रेड को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो उसमें एक्सप्लिसिट हमको डिसीजन या फिर डिस्कशन दिखाई देता है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहली न्यूज़ को, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। इस डिसीजन में बोला जा रहा है कि जो वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ मटेरियल है, यदि आप इस प्रकार के मटेरियल चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ मटेरियल को देखते भी हैं तो वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अब पार्टिकुलरली ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा है, तो एक व्यक्ति है 28 साल का, उसके मोबाइल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो वीडियो है वो डाउनलोड देखे मिले मोबाइल में। अब वहाँ का जो हाई कोर्ट था उसने बोला कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के वीडियो डाउनलोड करता है और पर्सनली तौर पर देख रहा है, उसने किसी को शेयर नहीं किया है और ना ही किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, तो वो अपराधी नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को रद्द कर दिया या फिर उस चीज़ को पलट दिया है। उनका कहना है कि यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति वीडियो डाउनलोड भी करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो वीडियोस होते हैं उनको भी अब ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया, जैसे कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है ना, उसकी जगह में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक वर्ड यूज़ कीजिए, क्या CSEAM, शॉर्टकट में ये वर्ड यूज़ करिए बोलता है। मतलब कानून में जहाँ जहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यूज़ किया गया वहाँ पर आपको CSEAM का इस्तेमाल करना है। CSEAM का मतलब होता है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल। अब इस प्रकार की कोई मटेरियल सर्च मारेगा तो जाहिर सी बात है वो अपराध की श्रेणी में आएगा।
कोर्ट का कहना है ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द होता है ये पूरी तरह से बेहतर पिक्चर नहीं बताता है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये नाम जो है ना गलत है, जो कि अपराध की पूरी सीमा को उजागर करता नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देश भर की अदालत इस शब्द को रिप्लेस कर देंगी, बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड बोला गया है कि पॉक्सो कानून में भी इस प्रकार के संशोधन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब यदि हम बात कर लें यहाँ पर पुराने वाले केस की, ठीक है, तो पुराने वाले केस की तो यहाँ पर हम चर्चा शुरू में ही कर चुके हैं कि ये जो मामला है ये मद्रास हाई कोर्ट का मामला है। मद्रास हाई कोर्ट ने जब उस व्यक्ति को कहना चाहिए बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया, तो केस को फिर से उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है और इसके वीडियो को देखना आईटी एक्ट की धारा 67B और पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि हम इस प्रकार की छूट दे देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, ये फैसला ये बताता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और रखने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब इससे इस प्रकार के जो वीडियोस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। बच्चों की भलाई के खिलाफ कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने वाला नहीं है, ठीक है। अब लोगों को ये बोला जाता है कि ये तो कोई अपराध नहीं है, इससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डिमांड बढ़ेगी और लोगों को अश्लील जो मटेरियल है इसमें निर्दोष बच्चों को शामिल करने के लिए वो लोग थोड़ा सा क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। इसके लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हैं। एक कानून है पॉक्सो एक्ट 2012 का, एक कानून है आईटी एक्ट 2000 का, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि इस प्रकार के वीडियो बनाना, उनको शेयर करना, वो इस प्रकार के मोबाइल में भी यदि आपके पाए जाते हैं तो वो अपराध होता है। आईटी एक्ट 67B कहता है कि जो कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, प्रसारित करेगा, उसको 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ का आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो FSSAI फसाई से रिलेटेड है। शॉर्टकट में इसको FSSAI बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, संस्था है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करता है। और देखने में तो ऐसा लगता है कि फूड से रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करता होगा, तो वो नहीं है। फसाई का जो कार्यालय है वो बनाया गया है दिल्ली में। अब हम बात करते हैं कि हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, कैसे कैसे करके इसने अपना स्वरूप धारण किया है, तो ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री हो जाती है। FSSAI एक्ट 2006 ये बहुत सारे एक्ट एंड ऑर्डर के माध्यम से आया है, ठीक है, जो कि हैंडल करते थे फूड रिलेटेड इश्यूज़ को वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स से। बहुत सारे कानून कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है, फ्रूट प्रोड्यूसर एक्ट 1955 है, मीट फूड प्रोड्यूसर ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947 आया, फिर ईडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988 का है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आया 1992 का। बाद में देखा जाए इन सब कानूनों को किसके माध्यम से बदल दिया जाता है, FSS एक्ट के माध्यम से 2006 में बदल दिया जाता है या फिर निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद एक संस्था स्थापित करते हैं हम फसाई, ठीक है, इसको कॉन्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश किया गया था सन 2008 में, बट वर्क विद इन द फूड अथॉरिटी इफेक्टिवली बिगन इन 2011। 2006 में हम कानून लाए, 2008 में हमने संस्था बनाए, लेकिन ये जो संस्था है उसने 2011 से काम करना चालू कर दी थी।
7 ऐसे काम हैं जो कि फसाई की तरफ से किए जाते हैं, जैसे कि ये फूड प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड तैयार करता है, सेफ फूड प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं इसके बारे में बताता है, फूड बिजनेसेस को लाइसेंस प्रोवाइड करना, जो इंस्पेक्शन है उनको इंश्योर करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड, खाने की वो जांच भी करता है कि इसका स्टैंडर्ड सही है कि नहीं है, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का काम भी करता है, एंड सिटीजन आउटरीच का भी काम फसाई के माध्यम से किया जाता है। ये प्रमुख इसके काम है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी जो लड्डू को लेकर के जो विवाद चल रहा है बालाजी मंदिर में कि इस लड्डू में कुछ मिलाया गया था, जानवरों की चर्बी मिक्स पाई गई है, तो अब देखा जाए फसाई ने इशू जारी किया है, मतलब नोटिस जारी किया है तमिलनाडु घी सप्लायर को। एक और न्यूज़ जो आप यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, ये हमारे इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। विश्व के जो ओशियंस हैं अब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गए हैं, एसिडिफिकेशन के लेवल तक काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रहे हैं, और ये खास करके यहाँ जो रहने वाले जीव होते हैं ना, उनके लिए ये खतरनाक हो जाता है। विश्व के जितने भी जो ओशियंस हैं अभी एसिडिक होते जा रहे हैं तेज़ी के साथ में, प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाएंगे अब मैरीन लाइफ, और हेल्प्स स्टेबलाइज द क्लाइमेट, और ना ही इससे हमारा जो क्लाइमेट है वो स्टेबलाइज हो पाएगा। एक न्यू रिपोर्ट में ऐसी बात पता चली है। ये जो नई रिपोर्ट है पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च PIK की तरफ से जारी करी गई है। इसमें 9 फैक्टर हमको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी क्रूशियल माने जाते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं प्लानेट की एबिलिटी को कि आप कैसे करके सस्टेन कर पाओगे। उनमें से जो 6 हैं, द सेफ लिमिट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सीडेड इन रिसेंट ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हमारे काम काज ऐसे हो रहे हैं जिनके चलते चलते कहना चाहिए जो लिमिट है तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही है। अब ये जो एसिडिफिकेशन है वो 6 से 7 होने वाला है, ठीक है, टू बी ब्रीच्ड अकॉर्डिंग टू PIK's फर्स्ट प्लेनेटरी हेल्थ चेक। फर्स्ट प्लेनेटरी हेल्थ चेक क्या बोल रही, 6 से ये 7 होने वाला है एसिडिफिकेशन। इसके क्या क्या क्रूशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जो सेफ बाउंड्रीज हैं जो कि ऑलरेडी अभी क्रॉस कर चुका है, ये कंसर्न वाली बात हो जाती है। इसमें पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज का, दूसरा है लॉस ऑफ नेचुरल स्पीसीज का, नेचुरल हैबिटाट का लॉस हो रहा है, फ्रेश वाटर अब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, जैसे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, और यही बह बह के नदी के माध्यम से, नालों के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाता है। तो जो सस्टेन लंबे समय तक रह सकता था ओसिड के एसिडिफिकेशन का लेवल, अब वो बढ़ चुका है, लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक रीज़न सबसे बड़ा क्या है, CO2 का बढ़ते जाना। ये बढ़ रहा है फॉसिल फ्यूल लाइक ऑयल, कोल एंड गैस के बर्निंग से, जलाने से।